हेलो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रायद्वीपीय भारत का पठार। परसों कल आपकी क्लास नहीं हुई थी, कल और परसों हुई थी, कल नहीं हुई थी, परसों हुई थी। परसों हमने आपके लिए पढ़ाया था हिमालय पर्वत पर जितने भी शायद दर्रे हैं उनके बारे में चर्चा की थी हमने, और दक्षिण भारत की कुछ दर्रों के बारे में भी चर्चा की थी हमने। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। जी, हमारा जो दक्षिण भारत है ना, वो एक प्रायद्वीपीय पठार का उदाहरण है। कैसा उदाहरण है? प्रायद्वीपीय पठार का उदाहरण। प्रायद्वीपीय पठार का उदाहरण। प्रायद्वीपीय कुछ एक अलग से शब्द है और पठार एक अलग से शब्द है, यानी कि इन दोनों का अर्थ थोड़ा अलग अलग है, और दोनों को मिला दिया जाए तो ये प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि जो दक्षिण भारत है इसी का उदाहरण है, प्रायद्वीपीय पठार का उदाहरण। तो प्रायद्वीपीय हम कैसी स्थिति को कहते हैं? ऐसी स्थल राशि जो तीनों ओर से समुद्र से घिरी हो, तीनों ओर से समुद्र से घिरी हो, और एक साइड स्थल से लगती हो, स्थल से लगती हो, उसे हम प्रायद्वीपीय कहती है, उसे हम प्रायद्वीपीय कहती हैं। यानी कि जो हमारा दक्षिण भारत है ना, वो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, यानी कि तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, तीनों ओर जल से घिरा हुआ है, और एक साइड यानी उत्तर भारत की साइड से स्थल से इसकी सीमा लगती है, इसलिए हम इसे प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं दक्षिण भारत को। पठार, पठार थोड़ा अलग से शब्द है। पठार किसे कहते हैं? पठार हम ऐसी स्थिति को कहते हैं जो थोड़ा पर्वत से थोड़ा नीचा, पर्वत से थोड़ा नीचा। ये पर्वत है अपना, क्या है? पर्वत। ये पर्वत है, और पर्वत से थोड़ा नीचा और मैदानों से थोड़ा ऊंचा, मैदानों से थोड़ा ऊंचा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पठार कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। तो इसी का उदाहरण, यानी प्रायद्वीपीय पठार का ही उदाहरण हमारा जो दक्षिण भारत है इसी का उदाहरण है। यानी कि दक्षिण भारत है ना, इसे हम दक्षिण भारत का पठार भी कहते हैं। थोड़ा उठा हुआ है ये हमारा स्थिति है ना, ये उठी हुई है और तीनों ओर से जल से घिरी हुई है, इसलिए हम हमारा जो दक्षिण भारत है वो प्रायद्वीपीय पठार का उदाहरण है। इसलिए हम आज पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। इस पर जितनी भी सारी चोटियां हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, उन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। तो देखिए, आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमने प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर कुछ चोटियां दर्शाई हुई हैं, कुछ पहाड़ी दर्शाई हुई हैं, कुछ चोटियां दर्शाई हुई हैं। हमने पठार नहीं दर्शाई हुई है अभी, कि जो दक्षिण भारत है हमारा, उस पर कई सारे पठार भी स्थित हैं, उनके बारे में हम बाद में चर्चा करने वाले हैं। पहले हम इस पर जो पहाड़ियां हैं ना उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर पठार के बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, किस पर्वत से? अरावली पर्वत से। अरावली पर्वत से हम स्टार्ट करते हैं, और दक्षिण भारत में जितने भी सारे पर्वत हैं उनके बारे में एक एक से बात करने वाले हैं। टाइम बर्बाद ना करें अपन और आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि टाइम इस टाइम बड़ा महंगा है। देखिए, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। अब अरावली पर्वत की विशेषता देखिए अपन। तो अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीनतम, विश्व का सबसे प्राचीनतम, यानी प्राचीन, सबसे प्राचीन बलित पर्वत का उदाहरण है, यानी बलित पर्वत श्रेणी है कहने के लिए। ये अपना अरावली पर्वत है ना, वो विश्व का सबसे प्राचीन, यानी प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत का उदाहरण है। कौन सा? अरावली पर्वत। पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत का उदाहरण कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो बताना कि अरावली पर्वत श्रृंखला। बलित पर्वत किसे कहते हैं? बलित ऐसा होता है कि ये स्तर राशि है, इधर से कोई दबाव पड़े और इधर से कोई दबाव लगाए तो इसमें कुछ मोड़ पड़ जाती है। कैसी? इसमें कुछ मोड़ पड़ जाती है। अगर हम इस दोनों साइड और भी बल लगाएं तो इसमें और ऊंची मोड़ पड़ जाती है, मोड़ पड़ जाती है। इसे ही हम बलित पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? बलित पर्वत। तो ये बलित पर्वत का उदाहरण है। अब हम बात करने वाले हैं
किसके बारे में? अरावली पर्वत की और विशेषताओं के बारे में। तो अरावली पर्वत पूछा जाता है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यही पूछा जाता है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बताना कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो बताना कि गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। ये गुरु शिखर कहां पर स्थित है? तुमसे पूछ लेगा कि गुरु शिखर, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहां पर स्थित है। तो बताना राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। कहां पर? राजस्थान के माउंट आबू, राजस्थान के माउंट आबू कहां पर स्थित है? राजस्थान के माउंट आबू में यह स्थित है। कौन सी? गुरु शिखर। गुरु शिखर जो कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो बता देना कि 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कहां पर स्थित है? तो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। आपको एक मंदिर पढ़ाए थे हमने, जब आपको याद होगा, हमने एक मंदिर पढ़ाया था, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। हमने ये भी बताया था कि आपके लिए कि ये कहां पर स्थित है। हमने बताया था ये प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है, जिस नाम क्या है इसका? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो कि कहां पर स्थित है? माउंट आबू में। इसी भी फैक्ट याद करके चलना है। कहां पर स्थित है? माउंट आबू में। ठीक है। अब तुमसे पूछेगा वो कि अरावली पर्वत का सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में हुआ है? अरावली पर्वत का सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है? तो बताना कि अरावली पर्वत का सबसे अधिक विस्तार राजस्थान राज्य में है। इसकी कुछ श्रेणी दिल्ली भी चली जाती है और गुजरात में भी यह देखने को हमें मिलता है। थोड़ा थोड़ा गुजरात में भी हमें पश्चिमी हिस्सा देखने को मिलता है और इसकी पूर्वी श्रेणी कुछ दिल्ली की साइड चली जाती है, दिल्ली की साइड चली जाती है। इसे हम रायसीना के नाम से जानते हैं। तो हम उसके बारे में भी बता रहे हैं। हमने आपसे क्या पूछा है कि अरावली पर्वत का सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है? तो बताना कि राजस्थान राज्य में। कहां पर? राजस्थान राज्य में। अब अरावली पर्वत की एक श्रेणी दिल्ली चली जाती है, अरावली पर्वत की एक श्रेणी दिल्ली चली जाती है। इसे किस नाम से जाना जाता है? पूछा जाता है कि इसे किस नाम से जाना जाता है। तो बताना कि अरावली पर्वत की जो श्रेणी दिल्ली चली जाती है उसे हम रायसीना के नाम से जानते हैं। रायसीना, रायसीना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? रायसीना के नाम से। और रायसीना पर ही जो दिल्ली, रायसीना पूछा जाएगा, रायसीना पहाड़ी यानी कि जो अरावली पर्वत की श्रृंखला है किस राज्य में स्थित है? तो बताना दिल्ली में। और इस रायसीना श्रृंखला पर, इन पहाड़ी पर भारत का जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति का रहने का स्थान बना हुआ है, जिसे हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। यानी कि भारत के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, जहां पर राष्ट्रपति रहता है। तो पूछा जाता है कि राष्ट्रपति भवन किस पर बना हुआ है? तो बताना कि राष्ट्रपति भवन इसी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? रायसीना पर। ये हमने अभी किसके बारे में पढ़ा? अरावली पर्वत के बारे में। अरावली पर्वत के बारे में जितना पूछा जाता है उसके बारे में हमने आपके लिए जानकारी दी है। इसका इतना याद कर लेना कि इसकी चोटी कौन सी है और कहां पर स्थित है और कितनी ऊंचाई है। अरावली, रायसीना किस श्रेणी का हिस्सा है? तो बताना कि अरावली पर्वत श्रेणी का। रायसीना श्रेणी पर किसका भवन बना हुआ है? तो कह देना कि राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं किसके बारे में? आगे हम बात करते हैं, हमने कुछ चोटियां इधर भी दर्शाई है। ये विंध्याचल पर्वत है। कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। पूछा जाता है कि विंध्याचल पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो बताना कि विंध्याचल पर्वत एमपी में स्थित है। कहां पर है? एमपी में स्थित है। कहां पर? एमपी में। विंध्याचल पर्वत एमपी में इसका सबसे अधिक विस्तार है। विंध्याचल पर्वत का एमपी में पाया जाता है। इसका सबसे अधिक विस्तार एमपी में है। तो कह देना कि विंध्याचल पर्वत एमपी में है। विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है।
पूछ लिया जाता है कि कौन सा पर्वत, पेपर में पूछ लिया जाता है कि कौन सा पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, तो कह देना कि विंध्याचल पर्वत है ना, ये विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। इतना भी याद कर लेना। अभी तक प्रश्न अदर स्टेट में तो पूछा नहीं गया है, एमपी में जरूर पूछा गया है कि विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पूछा तो गया नहीं अभी अदर स्टेट में, लेकिन एमपी में 2-4 बार पूछा गया है और अब पूछने की संभावना और बन जाती है इसकी। तो पूछा जाता है कि विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बता देना कि इसकी सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है। कौन सी? सद्भावना। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना। इसकी ऊंचाई कितनी है तो बताना कि 756 मीटर। 756 मीटर इसकी ऊंचाई है। सद्भावना इसका नाम है और यह विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। विंध्याचल पर्वत किस राज्य में स्थित है तो बताना कि एमपी में स्थित है। इतना हो गया। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में एक नदी निकलती है। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में एक नदी निकलती है जिसे हम नर्मदा नदी कहते हैं। पूछा जाता है कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, यही पूछा जाता है ज्यादातर। तो बताना कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा नदी की एक विशेषता है, अभी हमने आपको बताया कि विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। प्रश्न फिर बनता है कि कौन सी नदी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, तो बताना कि नर्मदा नदी। नर्मदा नदी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। और नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में बहती है। इस भ्रंश घाटी का उदाहरण अभी बता रहे हैं, आगे चलकर। पहले हम इसे पढ़ ले, क्या कहते हैं? सतपुड़ा पर्वत। और नर्मदा नदी के दक्षिण में हमें एक पर्वत देखने को मिलता है, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत। तो पूछा जाता है कि सतपुड़ा पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि इसका सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। इसका सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। वैसे तो सतपुड़ा पर्वत का ये पूरब में जो मैकाल श्रेणी है ना, मैकाल श्रेणी और महादेव पर्वत, महादेव पर्वत और राजपीपला, यानी कि कहने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं आपके लिए कि सतपुड़ा पर्वत की 3 श्रेणियां हैं। सतपुड़ा पर्वत की 3 श्रेणियां देखने को मिलती हैं हमें। सतपुड़ा पर्वत की 3 श्रेणियां देखने को मिलती है। नंबर 1 राजपीपला के बाद नंबर 2 महादेव पर्वत और नंबर 3 मैकाल श्रेणी। ये 3 हिस्से हैं। किसके हिस्से हैं? तो बताना सतपुड़ा श्रेणी की। सतपुड़ा श्रेणी के हमें 3 हिस्से देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? राजपीपला है, महादेव है और महादेव पर्वत है और मैकाल श्रेणी। ये 3 श्रेणी हमें देखने को मिलती है। पूछा जाता है कि सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है और किस पर्वत पर स्थित है। यानी कि हमने इसके अंतर्गत 3 पर्वत पड़े हुए हैं सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत। यानी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है ना, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत हमने 3 पर्वतों को पढ़ा है, एक राजपीपला, महादेव पर्वत और महाकाल श्रेणी। तो पूछा जाता है कि सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है और किस श्रेणी पर स्थित है, तो बताना कि महादेव पर्वत पर स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी महादेव पर्वत पर स्थित है। महादेव पर्वत ए है, राजपीपला ए है और मैकाल पर्वत ए वाला है। क्रम से याद कर लेना, राजपीपला, महादेव और मैकाल। तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो कि कौन सी है? धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़। इसकी ऊंचाई हमने बता दी आपके लिए, सद्भावना। नाम लिख लो, सद्भावना। और ये वाली कौन सी है? हमने ये धूपगढ़ बताया, धूपगढ़।
पूछ लिया जाता है कि सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बताना कि धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो धूपगढ़ की ऊंचाई है 1350 मीटर। 1350 मीटर धूपगढ़ की ऊंचाई है। कितनी है? 1350। 1350 धूपगढ़ की ऊंचाई है और मध्य प्रदेश में स्थित है। और किस पर्वत पर है? तो महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है। इतना भी याद कर लेना। पूछा जाता है कि कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में बहती है, तो बताना कि नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच से निकलती है और खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। और यह भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी यानी कि थोड़ा इसके दो हिस्से उठे हो और गहराई में नदी बह रही हो। जैसे कि कहने के लिए एक उदाहरण इसका, ये पर्वत श्रेणियां हैं दो और इसके बीच से ये नदी निकल रही है, इसे कहते हैं भ्रंश घाटी। ऊंची ऊंची दीवारें से खड़ी हुई है और इधर ये नदी बह रही है, इसे बोलते हैं भ्रंश घाटी। तो नर्मदा नदी इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच से निकलती है, भ्रंश घाटी में बहती है। पूछा जाता है कि सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में एक नदी बहती है, ताप्ती नदी। पूछा जाता है कि सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी बहती है? तो बताना कि ताप्ती नदी। ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण से बहती है, दक्षिण की साइड भ्रंश घाटी में बहती है और खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। और आपको इतना पता होगा कि ताप्ती नदी किनारे सूरत बसा हुआ है। कौन सा शहर बता हुआ है? सूरत बसा हुआ है ताप्ती नदी किनारे। इतना तो हम आपको याद ही होगा, पढ़ा होगा, इसलिए हम आपको और बता देते हैं कि ताप्ती नदी पर सूरत बसा हुआ है। आगे हम बात करते हैं, हमने ताप्ती नदी के दक्षिण में कुछ दो श्रेणियां और दर्शाई हैं जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और हमें इन्हें किसके नाम से जानते हैं? और हमें इन्हें हरिश्चंद्र पहाड़ियां पूछा जाता है कि हरिश्चंद्र पहाड़ियां और बालाघाट की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? तो बताना कि हरिश्चंद्र पहाड़ियां और बालाघाट की पहाड़ियां महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो कि ये दर्शाई हुई है। हमने कहाँ पर ये दर्शाई हुई है? हरिश्चंद्र पहाड़ियां और बालाघाट पहाड़ियां। और इन्हीं पहाड़ियों पर महाराष्ट्र के दो पर्यटन स्थल पाए जाते हैं, महाबलेश्वर और लूलनवाला। ये दोनों इसी पहाड़ियों पर स्थित हैं, जो कि महाराष्ट्र के दो पर्यटन स्थल हैं। अब हम आगे बात करते हैं, हमने एक पर्वत श्रृंखला दर्शाई हुई है, यानी कि ताप्ती नदी से स्टार्ट होती है ये, और हमने इसकी दक्षिण की साइड कोई पर्वत श्रृंखला दर्शाई है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम पूर्वी घाट पहाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट पहाड़ी। पूर्वी नहीं, पश्चिमी घाट, सॉरी पश्चिमी घाट पहाड़ी के नाम से जाते हैं। और इसका दूसरा नाम है सह्याद्री। पूछा जाता है सह्याद्री के नाम से क्या जाना जाता है? सह्याद्री। पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो बताना कि सह्याद्री। या ये पूछा जाएगा कि सह्याद्री के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो बताना पश्चिमी घाट पहाड़ी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कई बार पूछा गया सह्याद्री के बारे में, इसे याद कर लेना, ठीक है। पश्चिमी घाट पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये पूछा गया है कि पश्चिमी घाट पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताना कि कलसवई। कौन सी है? कलसवई पश्चिमी घाट पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और किस राज्य में स्थित है? तो बताना कि महाराष्ट्र में स्थित है कलसवई, जो कि पश्चिमी घाट पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। और पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, इतना भी याद करना। पश्चिमी घाट पहाड़ी का विस्तार ताप्ती नदी से नीलगिरी पर्वत तक है। ताप्ती नदी से अगर पूछ लिया जाए कि पश्चिमी घाट पहाड़ी का विस्तार कहां से कहां तक है, तो बताना कि ताप्ती नदी से नीलगिरी पर्वत तक है। ये वाला नीलगिरी पर्वत है। ये कौन सा है? तो बताना ये नीलगिरी पर्वत है।
नीलगिरी पर्वत। पश्चिमी घाट पहाड़ी का विस्तार ताप्ती नदी से नीलगिरी पर्वत तक है, और फिर इसका विस्तार दक्षिण की साइड जाता तो है, इसका विस्तार दक्षिण की साइड है तो थोड़ा, लेकिन इसे अलग अलग पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। फिर इसका विस्तार तो इसी पश्चिमी घाट पहाड़ी का ही है, फिर इसे अलग अलग पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसे तो पूछा जाता है कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ जाएगा, तो बताना है कि ताप्ती नदी से नीलगिरी पर्वत तक है इसका विस्तार। इसके बाद हमने इसके दक्षिण में एक पहाड़ी और दर्शाई हुई है, जिसे हम नीलगिरी पहाड़ी बोलते हैं। पूछा जाता है कि नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। पूछा जाता है कि नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्थित है ये। तमिलनाडु राज्य में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी पहाड़ी पर एक चोटी स्थित है, एक चोटी स्थित है जो कि कौन सी है? डोडा बेटा। डोडा बेटा। डोडा बेटा। डोडा बेटा। डोडा बेटा जो कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई पूछी जाती है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो बताना कि इसकी ऊंचाई 2637 मीटर पूछ ली जाती है कि डोडा बेटा की ऊंचाई कितनी है, तो बताना कि 2600 मीटर इसकी ऊंचाई है, और यह नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इतना भी याद करके चलना है आपके लिए। और नीलगिरी पहाड़ी पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट पहाड़ियां हैं, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, ये पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। तो पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों का मिलन बिंदु किस पहाड़ी पर है, यानी कि इनको कौन सी पहाड़ी मिलाती है। तो बताना कि इन दोनों के मिलन बिंदु पर कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो बताना कि नीलगिरी पहाड़ी इन दोनों के मिलन बिंदु पर स्थित है। देखिए स्थित है। पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पहाड़ी का मिलन बिंदु किस पहाड़ी पर स्थित है, तो बताना कि नीलगिरी पर। हमने बताया था यहाँ पर कौन सा दर्रा था, हमने बताया था आपके लिए पालघाट दर्रा, तो पालघाट दर्रा यहीं पर स्थित है ये। और पूछा जाता है कौन सा दर्रा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पहाड़ी का मिलन बिंदु है, तो बताना कि पालघाट दर्रा यहीं पर स्थित है। ठीक है, दर्रा पूछेगा तो पालघाट दर्रा, पहाड़ी पूछेगा तो नीलगिरी पहाड़ी। इसके बाद हमने एक पहाड़ी दर्शाई हुई नीचे, इसे पूछा जाता है कि ये कौन सी पहाड़ी है, तो बताना कि ये अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी। पूछा जाता है कि अन्नामलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि ये केरल राज्य में स्थित है। किस में स्थित है? केरल में स्थित है। केरल। अन्नामलाई की पहाड़ी केरल राज्य में स्थित है। और अन्नामलाई की पहाड़ी पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनीमुद्दीन, इसी मिटा रहा है, यहां पर लिख रहे हैं अनेमुद्दी। अनेमुद्दी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो बताना कि 2696 मीटर। 2696 मीटर इसकी ऊंचाई है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 2696 मीटर इसकी ऊंचाई है, और अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, और केरल राज्य में स्थित है। इतना याद कर लेना, केरल राज्य में स्थित है। ऊंचाई ये चोटी यहाँ पर है, और यह चोटी और इस चोटी से ये चोटी 3 पहाड़ियों के केंद्र पर स्थित है, यानी 3 पहाड़ियों के मिलन बिंदु पर स्थित है। पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की कौन सी चोटी 3 पहाड़ियों के मिलन बिंदु पर स्थित है। 3 पहाड़ियों के मिलन बिंदु पर स्थित है। हमने एक इधर की साइड पहाड़ी दर्शाई हुई है, इसे हम अन्नामलाई की पहाड़ी बोलते हैं। किसे बोलते हैं? अन्नामलाई की पहाड़ी। और नीचे की साइड जो हमने पहाड़ी दर्शाई हुई है उसे इलायची की पहाड़ी कहती है, यानी कार्डामम की पहाड़ी। क्या बोलती है? कार्डामम की पहाड़ी। यहीं पर लिख देते हैं कार्डामम की पहाड़ी।
कार्डामम की पहाड़ी। और कार्डामम की पहाड़ी केरल राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। और हमने अनेमुद्दी के पूरब में जो चोटी दर्शाई हुई है, पूरब में जो चोटी दर्शाई पहाड़ी दर्शाई हुई है, पूरब में जो पहाड़ी दर्शाई हुई है, इसी हम पालनी की पहाड़ी बोलते हैं, पालनी, पालनी की पहाड़ी। पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनेमुद्दीन किन तीन पहाड़ियों के मिलन बिंदु पर स्थित है, किन तीन पहाड़ियों के मिलन बिंदु पर स्थित है। तो बताना कि अन्नामलाई, कार्डामम और वाल्मीकि पहाड़ियों के मिलन बिंदु पर स्थित है। और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इतना याद करके चलना है आपके लिए। पूछा जाता है कि कार्डामम की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि केरल राज्य में स्थित है। इंपोर्टेंट बनती है कार्डामम की पहाड़ी। कार्डामम की पहाड़ी को ही हम इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलायची की पहाड़ी, इसे ही हम इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। और भारत में सबसे अधिक इलायची केरल राज्य में यहीं पर होती है, केरल राज्य में यहीं पर होती है, इसलिए हम इसे इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। और कार्डामम की पहाड़ी भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। कौन सी? कार्डामम की पहाड़ी, याद कर लेना, ठीक है, इतना याद कर लेना, कार्डामम की पहाड़ी। इसके बाद हमने पश्चिमी घाट पहाड़ी के बारे में पढ़ लिया है, अब हम पूर्वी घाट पहाड़ियों के बारे में पढ़ते हैं। हमने देखा कि पूर्वी घाट पहाड़ी एक श्रृंखला के रूप में नहीं है, एक पहाड़ी के रूप में नहीं, एक पहाड़ी के रूप में नहीं है, इसकी कटी फटी श्रृंखला हमें देखने को मिलती है। देखिए, दिख रही है आपके लिए, दिख रही होगी। इस जो पूर्वी घाट पहाड़ी है ना, इसकी हमें कटी फटी श्रृंखला देखने को मिलती है, अलग अलग। देखिए, एक श्रृंखला नहीं है सीधी, जैसे कि पश्चिमी घाट पहाड़ी है ना, एक श्रृंखला के रूप में है, वैसे ही पूर्वी घाट पहाड़ी एक पहाड़ी के रूप में नहीं है, श्रृंखला के रूप में उभरी हुई देखने को मिलती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ना, वो प्रायद्वीपीय पठार का ढलान पूरब की साइड है, पूरब की साइड है। तुमने देखा होगा बड़ी बड़ी नदियां जैसे कि गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तुमने देखा होगा, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये निकलती तो कहां से है? पश्चिमी घाट से, निकलती तो पश्चिमी घाट से है, लेकिन इनका मुहाना कहां पर है? पूर्वी घाट पर। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो अपना जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, वो इसका ढलान पूरब की साइड है, इसलिए यह पहाड़ी कट गई है, इन नदियों के द्वारा कट गई है। इसलिए हमें इन पूर्वी घाट पहाड़ी को हम अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि उड़ीसा में इसे हम महेंद्रगिरी के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में हम इसे महेंद्रगिरी के नाम से जानते हैं, और उड़ीसा में हम इसे महेंद्रगिरी के नाम से जानते हैं, और इसी पर महेंद्रगिरी चोटी स्थित है, जो कि क्या है? जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? महेंद्रगिरी चोटी। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूछ लिया था कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बताना कि महेंद्रगिरी। और ये महेंद्रगिरी पहाड़ी कहां पर स्थित है, तो बताना कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके बाद हमें आंध्र प्रदेश में 3 पहाड़ी देखने को मिलती है, एक नल्ला मलाई, और एक वेलिकोंडा, और एक पालीकोंडा। पूछा जाता है कि नल्ला मलाई की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। पूछा जाता है कि नल्ला मलाई की पहाड़ी किसका उदाहरण है, तो बताना कि पूर्वी घाट का उदाहरण है, क्योंकि हम पूर्वी घाट को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। इसलिए हमने 3 पहाड़ी और दर्शाई हूं नीचे की साइड, जैसे कि जवादी पहाड़ी है, जाबदी पहाड़ी है, सेवाराय पहाड़ी है, और पंचामलाई की पहाड़ी है।
जाब्दी पहाड़ी और सेवाराय पहाड़ी और पंचामलाई की पहाड़ी, ये तीनों पहाड़ी पूर्वी घाट पहाड़ी का उदाहरण है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पूछ लिया जाता है कि ये किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके बाद हमने कुछ चोटी इधर की साइड दर्शाई हुई है, देखिए आप, दर्शाई हुई है। तो पूछा जाता है कि झारखंड में एक पहाड़ी है राजमहल की पहाड़ियां, झारखंड में ये पहाड़ी का नाम क्या है? राजमहल। पूछा जाता है कि राजमहल की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं, तो बताना कि झारखंड में। राजमहल की पहाड़ियां, ये पहाड़ी दर्शाई हुई है, राजमहल की पहाड़ी है जो कि झारखंड में स्थित है। कहां पर है? झारखंड में स्थित है राजमहल की पहाड़ियां। और यही राजमहल की पहाड़ियां थोड़ा पूरब की साइड हमें मेघालय में देखने को मिलती हैं। इसी का हिस्सा है, राजमहल पहाड़ी का ही हिस्सा है जो कि हमें मेघालय में देखने को मिलता है। और मेघालय में हम इसे अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि गारो है, गारो है, गारो है, खासी है और जयंतिया है। गारो, खासी, जयंतिया। खासी पहाड़ी पर माथन राम बसा हुआ है जो कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। पूछा जाता है कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माथन राम किस पहाड़ी पर स्थित है, तो बताना कि खासी पहाड़ी पर। इसके बाद जयंतिया पहाड़ी पर विश्व का दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी। कौन सा? चेरापूंजी, चेरापूंजी इसी पर स्थित है, विश्व का दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान। ये हमारी पहाड़ियों के बारे में पढ़ा हमने, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर जितनी भी सारी पहाड़ियां थी उनके बारे में हमने चर्चा की। वीडियो लंबी खिंच जाएगी, इसलिए हम इसे यहीं पर रोकते हैं। अगली वीडियो में हम पठारों के बारे में चर्चा करेंगे कि दक्षिण भारत में जितनी भी सारी पठार स्थित हैं उनके बारे में थोड़ा 10 या 12 मिनट में बता देंगे। हमने आपके लिए अभी दक्षिण भारत में जितनी भी सारी पहाड़ियां थी उनके बारे में आपके लिए बताया। तो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर रुकते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अच्छी लगा है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करना। जय हिंद साथियों, आज के लिए इतना ही।